Welcome to fourth session of Friday Fact, Womb with a View, a Pregnancy Journey Series. जैसा कि आपको याद होगा, ये हमारी फोर्थ सेशन है फ्राइडे फैक्ट में। इससे पहले 3 सेशन में हमने डिस्कस किया था प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के बारे में और जाना था हमारे एक्सपर्ट से फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो आज बारी है थर्ड ट्राइमेस्टर और लेबर के बारे में जानने के लिए। और हमारे साथ एक्सपर्ट में है डॉक्टर पूजा मित्तल। शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट in Department of Obs and Gynae at Medanta Hospital. She has rich 18 to 20 years of experience in dealing with high-risk pregnancy. She is a strong advocate of normal delivery and she had an expertise in minimal excessive surgery. Hi, Pooja. Hi everyone. Hello Preeti ma'am. Thanks for having me here. We also have an expert in antenatal exercise program, Pritinder Kaur. She is a certified lactation consultant, prenatal fitness and yoga expert from Shivananda Yoga, certified in Lamaze childbirth, also functional fitness training expert under Body Language New York. Earlier, she was heading Mamma Mia at Fortis Gurgaon, and now she is with us heading program Blossom at Medanta Hospital Gurgaon. Hi, Pritinder. Hi, good evening, everyone. Thank you for having me here. And we have a special guest with us, Neha Goyal. She is an IT professional turned into a content creator. She is a mother of 15-year-old. She is currently juggling with motherhood, carer, and career as content creator, and a joint family, but happy and managing everything as she always pre-planned. So thanks, Neha. Thank you very much for joining us. थैंक यू मैम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर पूजा से। डॉक्टर पूजा, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर की, तो जब हम थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है प्रेगनेंसी का, तो उसमें दिमाग में जो हमारे वुमेन है उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके बॉडी में क्या और चेंजेस को देखने को मिल सकते हैं लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, प्लीज बताएं। तो जो लास्ट 3 मंथ्स हैं जिसको हम तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें जो पहले से ही चेंजेस बॉडी में थे, जो कि पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर के चेंजेस थे, वो तो कंटिन्यू होते ही है, मगर कुछ चेंजेस थोड़े ज्यादा एग्जैजरेटेड हमें पता लगते हैं। जैसे कि बेबी बम्प अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो कुछ महिलाओं को इतने वजन की वजह से चलने में दिक्कत होना, या फिर उन्हें बैकएक होना, या जब वो लेटती है तो उन्हें ऐसे लगता है हमें सांस नहीं आ रहा, बहुत जल्दी थक जाना, बहुत जल्दी थकान होना। कुछ महिलाएं इस समय पर खाना बहुत अच्छी तरह नहीं खा पाती। ये सब का इस कारण से होता है कि जो बढ़ता हुआ यूट्रस है, जो बढ़ती हुई बच्चेदानी जिसके अंदर बच्चा भी है, वो बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डालता है और पुश करता है। कुछ लेडीज को ऐसा महसूस होता है कि वो बार बार यूरिन जाएं, बार बार यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाइटिश म्यूकॉइड, नॉन इरिटेंट एंड नॉन बैड ऑर्डर डिस्चार्ज, वो भी हो सकता है। प्रोमिनेंट बेबी मूवमेंट्स इस वक्त उनको पता लगते हैं। कभी कभी पैरों में स्वेलिंग आना, भारीपन लगना पैरों में, ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट क्योंकि प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बेबी के आने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में खिंचाव पता चलना, ये सब सिचुएशंस लेडीज के साथ हो सकती हैं। कुछ लेडीज को भूख में कमी आना और वापस फिर से वॉमिटिंग, वो कहते हैं कि हमें फिर से शुरू हुई थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये सारे चेंजेस पता चल सकते हैं। ओवरऑल कई बार पेन्स, एक्स, बॉडी एक, पैरों का क्रैम्पिंग ज्यादा होना पैरों में, ये सब चीजें, ये सब सिम्टम्स हमें थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरी तिमाही में ज्यादा देखने। या थैंक यू पूजा। तो जैसे कि आपने जाना कि ये वाले सारे सिम्टम्स थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल होते हैं, और कभी कभी हमारी महिलाएं ये भी कंप्लेन करती हैं कि उनको नींद नहीं आती। और ये जो ट्राइमेस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो डॉक्टर पूजा प्लीज बताएं, ज्यादातर लोग इसमें वरीड होते हैं कि हमारा कितना वेट गेन होना चाहिए, क्या हमारा वजन ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है, या अगर ज्यादा वजन होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो प्लीज ये बताएं हमें। वो जो
तीसरी तिमाही है, ज्यादातर जो लेडीज का वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स यानी दूसरी और तीसरी तिमाही में होता है। पहले ट्राइमेस्टर में ज्यादातर बहुत वेट गेन नहीं पाया जाता। तो इस कारण से हमने देखा है कि कुछ लेडीज 5 से 6 किलो या 7 से 8 किलो थर्ड ट्राइमेस्टर में गेन करती हैं। तो जो नॉर्मल हम कहते हैं रेट ऑफ वेट गेन, वजन बढ़ने का जो स्पीड है, वो होता है उनका आधा किलो पर वीक यानी कि 500 ग्राम्स पर वीक। और ये लेडी की हाइट पर, बिल्ड पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। जो टॉल लेडीज हैं या जो पहले से बहुत थिन लेडीज रही, उनका वेट गेन ज्यादा हो सकता है प्रेगनेंसी में। जो ओबीज हैं उनका वेट गेन कम हो सकता है। शॉर्ट लेडीज कम वेट गेन करेंगी। ये कुछ बातें हैं जो डिफरेंसेस आते हैं। अब अगर कोई बहुत ज्यादा वेट गेन करे, जैसे कि 20 से 25 किलो प्रेगनेंसी में, तो इसके भी कई कारण हैं। पहली बात तो है थायराइड प्रॉब्लम्स, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, इसकी वजह से भी वेट गेन ज्यादा बढ़ता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और कई सिचुएशंस में जो बहुत सीरियस कारण हो जाता है, वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जिसे पीईटी भी कहते हैं। इसमें बॉडी एक्सेसिवली वाटर रिटेन कर जाती है और सब जगह सूजन कभी कभी आ सकता है, इस वजह से वेट गेन होता है। कुछ सिचुएशंस में बिकॉज ऑफ जो पैरों में वेसल्स फूल जाते हैं, जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं, उसकी वजह से भी पैरों में बहुत सूजन आती है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है, क्योंकि पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आती है। इसके अलावा खून की कमी, अनीमिया, इसकी वजह से भी सारी ही बॉडी में सूजन आ सकती है, जिस वजह से ऐसा मालूम चलता है कि वजन ज्यादा बढ़ गया। और फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, अगर हम जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा कैलोरीज और जो बैड कैलोरीज है, बहुत ज्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर हमने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया प्रेगनेंसी में, तब भी एक्सेसिव वेट गेन की टेंडेंसी हो सकती है। तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा वेट गेन होना प्रेगनेंसी में हम डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए भी एक रेड फ्लैग है। दिस इज समथिंग, जब अगर ऐसा है तो हमें देखना चाहिए कि इसका क्या कारण है, और कुछ कारण करेक्टेबल होते हैं तो डेफिनेटली ये कारण हमें करेक्ट करने चाहिए, जैसे कि थायराइड या फॉल्टी डाइट। या जैसे कि अब आपने जाना कि एक सर्टेन वेट गेन जो है प्रेगनेंसी में वो हेल्दी होता है, और हमारा ज्यादातर यही मानना है और हमारी ज्यादातर यही कोशिश रहती है कि सारी वुमेन का आइडियल वेट गेन हो प्रेगनेंसी में, जो कि 10 to 12 kg होता है, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर ज्यादा वजन बढ़ता है तो उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर की प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन और एक्सपर्ट की गाइडेंस होना जरूरी है। आज हमारे बीच में है नेहा, और जैसा कि मैंने बताया कि नेहा इज अ आईटी प्रोफेशनल एंड नाउ शी इज रनिंग हर ओन ब्लॉग। तो बात करते हैं नेहा से। नेहा, हम जानना चाहेंगे आपका कि बिकॉज यू आर बीइंग अ मदर ऑफ 15-year-old 15-month-old। 15 month old, yes। हाँ, तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जरूर। तो मतलब पहले तो प्रेगनेंसी में मुझे दिक्कत हो रही थी। 2 years मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रगल किया, एंड देन सब डॉक्टर्स का यही कहना था, कोई इश्यूज नहीं है, बस आपको आपका हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करने हैं एंड वेट मेंटेन करना है। थोड़ा सा बिकॉज मैं ओवरवेट थी, तो मैंने प्रेग्नेंट होने से साल भर पहले से ही स्टार्ट किया कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट करने हैं। ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा होता था कि यार बाहर खाना जाना है, या फिर आईटी प्रोफेशनल थी तो 9 to 7 जॉब करके घर पे खाना बनाने का मन नहीं होता था कभी कभी। बट धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया, एंड उससे काफी हेल्प मिली, खुद की हेल्थ में भी अच्छा हुआ और स्किन भी अच्छी हो गई। और जो रोज का होता था कि वीकनेस है या बहुत थकान हो रही है, वो सब भी ठीक हो गया। एंड उस टाइम पे मोस्टली ऐसा होता था कि वर्क फ्रॉम होम था, तो फिर घर पे बैठे बैठे और ज्यादा ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ खाते रहे, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी था। एंड देन व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, तो उसके बाद भी मैंने इसको कंटिन्यू ही रखा। तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि जैसे हर 2 घंटे आपको कुछ खाना है, तो वो हैबिट नहीं थी बिल्कुल भी। अभी हर 2 घंटे कुछ खाने के लिए भी एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो मेरी शुरू से आदत है कि प्री प्लान करके चलती थी, पूरा वीकली प्लान बना लिया कि हाँ हमने ये खाना है, एंड उसी तरीके से चला तो ओके था।
थैंकफुली मुझे कोई ऐसा इश्यूज नहीं थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ वीकनेस है या फिर कोई वॉमिटिंग है या कुछ अलग सिम्टम्स है। मेरी प्रेगनेंसी वाज वेल ओके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने एक साल पहले वो जो हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट किए थे या एक्सरसाइजेस स्टार्ट की थी, वो मुझे बेनिफिट किया उस टाइम पे। एंड मैं उस टाइम पे काम कर रही थी, 9 to 7 जॉब मेरी चल रही थी उस टाइम पे। तो मैनेज किया, जो मेरा प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज हुआ। एंड हाउस हेल्प थी तो वो प्रिपरेशन करवा देती थी कि हाँ ये खाना हमने आज सुबह प्रिपेयर कर लिया एंड वो पूरा दिन चलेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपनी हेल्दी हैबिट्स को धीरे धीरे डेवलप करें, एकदम से नहीं होती है, टाइम लगता है, बट आप करेंगे तो जरूर होगी। ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि कोविड टाइम में और कोविड के बाद, जबकि ज्यादातर कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारे भी बहुत सारे महिलाओं की ये कंप्लेंट होती है कि वर्क फ्रॉम होम में यूजुअली आप बहुत ज्यादा देर तक काम कर रहे होते हैं, बहुत अर्ली शुरू कर देते हैं, एंड देर इज नो टाइम टू फिनिश योर वर्क। तो अपने लिए उनके उनके पास अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी एडवाइस हरदम यही रहती है कि हमें अपने पे ध्यान तो जरूर देना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो है प्रेगनेंसी से 3 से 6 महीने पहले का, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और डिलीवरी के 6 हफ्ते से 3 महीने बाद का। तो ये वाले टाइम में हम कहते हैं कि हर वुमेन को कम से कम अपने लिए दिन में 1 घंटा तो निकालना चाहिए, जिसमें वो योगा या एक्सरसाइज या कुछ भी कर सकें, अपने डाइटरी हैबिट्स को सुधार सकें, जो कि उन्हीं को आगे वाले टाइम में फायदा देगा और उन्हीं की हेल्थ को अच्छा करेगा। तो इसी के लिए हमारे साथ है प्रीतिंदर। तो प्रीतिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरीके की एक्सरसाइजेस सेफ रहती हैं। हमने पहले जो 2 एपिसोड है उसमें कॉमन प्रॉब्लम की बात करी थी प्रेगनेंसी की, लेकिन हमारी एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई थी। तो मैं चाहूंगी कि आप हमें शुरू से बताएं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में और उसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज सेफ है और कौन सी आराम से करी जा सकती है। ठीक है। सो बेसिकली आपको प्रेगनेंसी में रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप हेल्दी रहे और आपको फील गुड फैक्टर रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। बिकॉज प्रेगनेंसी में मोस्टली आपको फटीग फील होता है, बैक एक होता है, कभी आपको लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है। सो अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आप फिट रहते हैं। और प्रेगनेंसी में क्या है, बेसिकली आपको एक्सरसाइजेस करनी है आपके हिप स्ट्रेंथनिंग के लिए, कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, या आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सब एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लाइट वेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आप वॉकिंग शुरू करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, डिपेंडिंग के आपको कोई मेडिकली ऐसा कंडीशन ना हो जिसमें आपको एक्सरसाइज करने के लिए मना किया गया हो। बेसिकली आप प्रॉपर एक्सरसाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं, जिसमें हम ये सब मसल्स की स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं बाय वर्किंग ऑन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, बाय स्ट्रेंथनिंग योर बैक। ठीक है, सो दैट उसमें हम हिप की स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं, जिससे आपको जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्स एंड पेन्स है वो नहीं होंगे। बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या है, आपका बॉडी वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम बेसिकली मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। इसमें हम आपको आपके बेबी से भी कनेक्ट करवाते हैं, जिसमें यू कैन एक्चुअली बी विद योर बेबी एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड फील योर बेबी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन पीरियड। अच्छा, बहुत अच्छा प्रीतिंदर। और ये भी बताएं कि कितना ऑफन प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हम कहते हैं कि एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 to 6 days अ वीक। तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा शेड्यूल है या फिर कोई और पैटर्न जो फॉलो करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हमें कम से कम दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए और हफ्ते में 3 से 4 दिन तो करनी ही चाहिए, सो दैट हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकें। और ये एक्सरसाइज अगर हम 3 से 4 दिन भी नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाएगी। सो इसलिए हमको एक शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे एक्सरसाइज कर सके और दिन में आधा घंटा निकाल सके इन एक्सरसाइजेस के लिए। फिर और एक क्वेश्चन प्रीतिंदर हमारे पास आता है कि मैंने प्रेगनेंसी से पहले तो कोई एक्सरसाइज नहीं करी,
ठीक है, तो मैं कोई नया एक्सरसाइज रूटीन प्रेगनेंसी में शुरू कर सकती हूँ, या फिर अगर कोई पहले एक्सरसाइज कर रहा है जैसे जिम में जाना, हाँ, एरोबिक करना, या वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या हम ये वाली एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं? तो प्लीज बताएं हमें। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक्सरसाइज प्रोग्राम हम आपके जो भी हिस्ट्री है, वेदर आपने एक्सरसाइज की है नहीं की है, या आप अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, उस हिसाब से भी बिल्ड एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। और हमेशा आपको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से शुरू करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको ये एक्सरसाइज करना डिफिकल्ट होगा। सो इसमें क्या है कि हम पहले तो सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत इजीली कोप अप कर सकती है उन एक्सरसाइजेस से। और अगर आप पहले भी वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं या एरोबिक्स कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक्सरसाइज प्रोग्राम हम बनाते हैं। वेट ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में वेट ट्रेनिंग करना भी बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, अगर आप उसे कंटिन्यू करें। बट वो आपको अंडर सुपरविजन करना चाहिए, ताकि आप कुछ भी गलत ना करें और वो आपको हार्म ना करे बट बेनिफिट ही करे। कोई स्पेसिफिक प्रीनेटल एक्सरसाइज क्लास या प्रोग्राम यू रिकमेंड, जैसे कि हमने यहाँ मेदांता में शुरू किया हुआ है हाँ ब्लॉसम जी। के नाम से, तो प्लीज बताएं ब्लॉसम के बारे में। तो मेदांता में हमारा ये मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम है, ब्लॉसम मदर एंड चाइल्ड के नाम से, जहाँ पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोग्राम देते हैं मदर्स के लिए। इसमें हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारी प्री नेटल फिटनेस और योगा सेशंस है, जिसमें हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सरसाइज प्लान करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। फिर हमारी लमाज बर्थिंग क्लासेस हैं, जिसमें कि प्रेपरेट करते हैं आपको और आपके पार्टनर को एजुकेट करते हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जिसमें हम आपसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि लेबर के टाइम में आपके पार्टनर आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना है लेबर के टाइम में, आप लेबर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सो दैट आप एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए और लेबर को प्रॉपर वे से मैनेज कर सके। और हमारे पास सर्विसेज हैं जैसे कि बेबी केयर है, जहाँ पे हम आपको एक्चुअली गाइड करते हैं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में दोनों हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ में आता है। बेबी तो मॉर्न हो जाता है, बाद में छोटी छोटी चीजों में उनको दिक्कत होती है कि कैसे मैनेज करें बेबी को लेकर। बट उसमें हम आपको गाइड करते हैं बेबी केयर के बारे में कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो एक बेबी को। एंड देन वी ऑल्सो हैव लैक्टेशन कंसल्टेशन, जहाँ पे कि पोस्ट डिलीवरी हम आपको गाइड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि अगर बेबी बॉर्न हुआ है आपको नर्सिंग पोजीशंस बताएंगे, कौन कौन सी पोजीशंस में आप बेबी को फीड कर सकते हैं। और अगर वैसे भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ मदर्स को लगता है कि प्रॉपर फीड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे बेबी को प्रॉपर फीड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, तो उन सब इश्यूज में हम आपको गाइड करते हैं। फिर हमारे पास डूला सर्विस भी है, जहाँ पे व्हेन यू आर इन लेबर, तो मैं आपके साथ रहूंगी टू असिस्ट यू, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, टू टेल यू कि आप क्या क्या कर सकते हैं, सो दैट अगेन आपका लेबर स्मूथली रन हो सके और आप उसको इजीली मैनेज कर सके। सो दीज आर द सर्विसेज जो हम आपको मेदांता में ऑफर कर रहे हैं अंडर ब्लॉसम्स। इंटरेस्टिंग। तो सुन के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लामास क्लासेस और डूला सर्विस। इसके बारे में प्रीतिंदर से दोबारा बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। एक क्वेश्चन आया है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में डिस्कम्फर्ट क्यों होता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर पूजा इसका आंसर दे चुकी हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा abdomen है, टमी है, वो बढ़ती है, और उसको बढ़ने की वजह से स्किन स्ट्रेच होती है, लिगामेंट्स के ऊपर जोर पड़ता है, जो कि रीजन होता है कि लोअर टमी में डिस्कम्फर्ट होने का। और एक और क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में क्रॉस लेग क्यों नहीं बैठना होता। तो डॉक्टर पूजा, मैं सोचती हूँ कि ये तो मिथ है, हम क्रॉस लेग बैठने के लिए मना नहीं करते हैं। अगर कोई भी विमेन क्रॉस लेग बैठने में कंफर्टेबल है तो वो आराम से क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। इनफैक्ट प्रीतिंदर से हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज होती है उसमें क्रॉस लेग की एक तरह की एक्सरसाइज होती है। तो हमारे हिसाब से थर्ड ट्राइमेस्टर में क्रॉस लेग बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रीति।
तो डॉक्टर पूजा बताएं कि जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आता है और इम्पोर्टेंट होता जाता है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि महिलाओं की जो विजिट है डॉक्टर्स के देखने के लिए वो भी बढ़ती है। तो कृपया बताएं कि क्या कोई सेट शेड्यूल है थर्ड ट्राइमेस्टर में, हाउ ऑफन द वुमेन शुड विजिट द डॉक्टर? तो थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम डॉक्टर्स को जो पेशेंट का वेल बींग है, उसके साथ साथ बेबी की ग्रोथ है, सब चीजें जैसे कि वेट गेन या ब्लड प्रेशर, उनके ब्लड शुगर्स और भी कई पैरामीटर्स हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करने पड़ते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल अगर नहीं जा रहा तो उसे टाइमली करेक्ट कर सकें। तो एक बेसिक शेड्यूल है, लेकिन ये जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है उनका कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं, क्या वो किसी तकलीफ से जूझ रही हैं, क्या कोई खास ऐसी सिचुएशन है, हाई रिस्क फैक्टर है जिसका इलाज चल रहा है, इन बातों पर भी डिपेंड करता है। कुछ खास तरह के हाई रिस्क फैक्टर्स में हमें इवन 1 वीक चेकअप्स पर भी बुलाना पड़ता है थर्ड ट्राइमेस्टर। लेकिन मैं अगर जनरली बात करूं एक नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए, 28 हफ्ते के बाद हम हर 2 से 3 हफ्ते चेकअप के लिए अपनी गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं। और 34 हफ्ते के बाद, 28 से 34 हफ्ते में हम 2 से 3 हफ्ते, और 34 हफ्ते के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट को बुलाते हैं। 36 हफ्ते के बाद, क्योंकि वो बिल्कुल एक टाइम ऐसा आ जाता है जब लेबर पेन कभी शुरू भी हो सकता है, इसके अलावा और कई प्रॉब्लम्स, इस टाइम लेडीज बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, तो हम हर वीक चेकअप के लिए बोलते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो ज्यादा ऑफन चेकअप्स, ज्यादा ऑफन अल्ट्रासाउंड, ये सब भी कई बार हमें कराने। तो सेट शेड्यूल जनरली नॉन हाई रिस्क केसेस में ही है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी किसी भी तरह डेविएट होती है एक नॉर्मल रूट से तो चेकअप की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती या सो 28 वीक्स के बाद ऑन एन एवरेज एवरी 2 वीक्स, 36 के बाद एवरी वीक, डिपेंडिंग अपॉन कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ये सही है? एसिडिटी बढ़ने का कारण ये होता है कि ग्रोइंग वूम जो कि ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है, और खाना खाने के बाद रिफ्लक्स और एसिडिटी के चांसेस थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि नेहा के बारे में, तो नेहा से जानेंगे कुछ हेल्दी फूड की टिप्स। और नेहा से जानने का हमारा मकसद ये भी है कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपकी एसिडिटी और एसिड प्रॉब्लम और रिफ्लेक्स प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो प्लीज नेहा, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ टिप्स दें हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, जरूर। तो टिप्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे नॉर्मली ऑयली फूड है जो अवॉइड करें, ऑयली फूड अवॉइड करें या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करें। आई नो क्रेविंग्स होती है इस टाइम पे, बहुत ऐसा लगता है कि हम ऑयली कुछ खाएं या स्पाइसी कुछ खाएं, बट उसका हम ऑल्टरनेटिव भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे जैसे कभी कभी होता था कि मुझे एक एग्जाम्पल ही ले रही हूँ कि मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, बट अभी वो ऑयली भी हो जाएगा, स्पाइसी भी हो जाएगा, तो मैंने उसका ऑल्टरनेट निकाला कि उसे मैं तवे पे पैन पे सेकती थी हल्का सा घी लगा के, जो मेरी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई करता था एंड घी एक अच्छा न्यूट्रिशन के लिए तरह भी काम करता था। एंड देन कभी कभी चाट खाने का मन करता था तो हमेशा बाहर नहीं जा सकती थी, उसके लिए भी पहले से ही प्लान करके रखते थे कि हाँ एक प्रीमिक्स बना के रखा है, जब भी मन हुआ तो उसमें थोड़ी सब्जियां ऐड करी या कुछ और स्प्राउट्स वगैरह कुछ ऐड किया और बना के खा लिया। टिप्स तो बहुत सारे हैं बट हमें धीरे धीरे उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अभी हम सिर्फ सुनते रहेंगे कि हाँ हमें इंक्लूड करना है, उससे नहीं फायदा होता है। हो भी सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि ये लेक्चर है, बट मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, धीरे धीरे किया है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं एक फूडी हूँ और मुझे पहले तो 2-3 साल पहले बस ऐसा होता था कि रोज बाहर खाना ही खाना है, बट अभी वो चीज बंद हो गई है। उसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है और प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत हेल्प किया है। इनफैक्ट अभी बाद में भी मुझे अब वो पहले ऐसी क्रेविंग्स नहीं होती है और बहुत जल्दी से मैं हील भी हो गई हूँ एंड मेरा जो वेट है वापस से एक नॉर्मल वेट पे आ गया है। तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने ऊपर और कोशिश करेंगे कि जो ज्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड नहीं खाएंगे। डॉक्टर्स हमें ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बहुत फैक्ट्स है उनके पास, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उनके पास, इसलिए वो हमें बोलते हैं कि आप ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाएं या स्पाइसी ऑयली फूड ना खाएं। क्या हमारी ये भी एडवाइस होती है कि थर्ड ट्राइमेस्टर स्पेशली ऑनवर्ड, कि रात का खाना खाने के बाद और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए,
जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके। जिसका मतलब ये हुआ, और देर रात तक बहुत नहीं जागना चाहिए। जैसे कई लोग बताते हैं कि वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं। तो वो हमारी एडवाइस होती है कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना चाहिए कि आप टाइम पे सोएंगे, जो कि 10 से 11 बजे के बीच में। तो उस हिसाब से आपका डिनर जो है वो 8 to 9 PM के बीच में हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास टाइम है खाना डाइजेस्ट होने का। और इस ये सब करने की वजह से आप देखेंगे कि आपको रिफ्लक्स और एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी इन प्रेगनेंसी। डॉक्टर प्लस मैम एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करें। बहुत ज्यादा, जैसे अभी तो मौसम है, अच्छे से संतरा किनू आ रहा है, अगर आप वो इंक्लूड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या हम लोग तो बोलते हैं कि आप लोग को हमारी एडवाइस यही होती है कि आप होल फ्रूट खाएं रादर देन हम जूस पीने के। अगर आप पूरा फ्रूट खाते हैं तो आपका रफेज भी अंदर जाता है, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करता है। तो आपने सही कहा कि ये एक ही केवल 1 मिनट या एक टाइम की बात नहीं है, या बोलने की बात नहीं है। इट्स अ कंप्लीट चेंज इन द लाइफ स्टाइल विच somebody हैज टू डू, एंड इट रियली टेक्स एन एफर्ट। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन भी चाहिए होता है कि मुझे अपने अपने ऊपर अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ को ठीक करना है। तो जब ये डिटर्मिनेशन आती है उसके बाद ही आप ये वाले सारे चेंजेस कर पाते हैं। तो अभी डॉक्टर पूजा से जानते हैं कि जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर खत्म होता है और हम लेबर की तरफ बढ़ते हैं, तो कई बार हमें ये नहीं पता चल पाता कि एक ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल होते हैं, और एक लेबर होता है। तो कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये नॉर्मल लेबर, ये लेबर की शुरुआत है, या फिर ये नॉर्मल ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है? जो ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन है ये थोड़े इरेगुलर कंट्रैक्शन हैं जो कि यूट्रस में आते हैं, कई बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आ सकते हैं, लेकिन ये कंट्रैक्शंस पेनफुल नहीं होते। तो जो महिलाएं इनको परसीव कर पाती हैं, सब महिलाएं नहीं परसीव कर पाती, मगर जो कर पाती हैं वो ऐसा महसूस करती हैं कि उनका पेट या टमी अचानक टाइट हो गया है, जिसको जैसे कहती हैं मेरा पेट कड़ा हो गया है। तो पेट टमी की टाइटनिंग, लेकिन उसके साथ उन्हें दर्द नहीं होता। हाउएवर जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तब टमी टाइटन्स एंड इट इज अकम्पनीड बाय पेन। तो जब टमी टाइटन होती है काफी जोर से उन्हें पेन महसूस होता है, जो कि लोअर टमी या बैक में आ सकता है और कभी कभी थाइस की तरफ भी रेडिएट करता है। जो ब्रैक्सटन हिक्स है वो थोड़े से इरेगुलर है, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। हाउएवर जो हमारे लेबर पेन्स हैं जनरली ये रिदमिक होते हैं। तो शुरुआत होती है लेबर की तो ये काफी फार अपार्ट आते हैं, जैसे कि हर 20 मिनट में एक कंट्रैक्शन या हर 15 मिनट में एक कंट्रैक्शन। और जैसे जैसे वो लेडी लेबर में एंटर करती है, लेबर प्रोग्रेस करता है, तो धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इनका ड्यूरेशन बढ़ता है, एंड विच इज व्हेन दे बिकम वेरी रेगुलर एंड पेनफुल। आखिर टाइम में जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो सो मच सो कि हर 2 मिनट में एक कंट्रैक्शन। और ये कंट्रैक्शंस इनके साथ कई महिलाएं ऐसा भी पाती हैं कि कुछ उनको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कभी कभी एक स्टिकी सा म्यूकस प्लग जो है नीचे से डिस्चार्ज होता है, इसको हम एक्सपल्शन ऑफ म्यूकस प्लग बोलते हैं, या कभी कभी हम इसको डॉक्टरी लैंग्वेज में शॉ भी बोलते हैं। तो अलोंग विद डिस्चार्ज एंड रेगुलर टाइटनिंग ऑफ टमी अकम्पनीड विद पेन है, तो ये लेबर है। हाउएवर अगर टमी टाइट हो रहा है मगर पेन नहीं है और इरेगुलर कंट्रैक्शंस हैं और ये थोड़ा सा रेस्ट करने से चले जाते हैं, तो फिर वो ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन। फिर भी मैं एक नोट ये जरूर देना चाहूंगी, वेन एवर इन डाउट, अगर आप ना समझ पाए कि क्या आपको लेबर की शुरुआत हो रही है या ब्रैक्सटन हिक्स है या ये फॉल्स लेबर है, जो कि प्री लेबर या लेबर से, नॉर्मल लेबर से पहले की सिचुएशन होती है, तो डेफिनेटली एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। वेन एवर इन डाउट यू शुड डेफिनेटली सी योर डॉक्टर। या थैंक यू नेहा। एक क्वेश्चन, थैंक यू पूजा। एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा वीक बेस्ट है डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो 40 वीक्स की होती है, और 37 वीक्स के बाद बेबी जो है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। तो एज इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि 37 से 40 वीक्स के बीच में कभी भी डिलीवरी हो तो बेबी जो है वो फुली मैच्योर है ना डॉक्टर पूजा? जी बिल्कुल डॉक्टर। तो 37 वीक्स के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती या प्रेगनेंसी से जानना चाहेंगे कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशन किसी महिला को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब वो प्रेग्नेंट है और एक्सरसाइज कर रही है?
सो मोस्टली फॉर ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज जो भी एक्सरसाइज कर रही हैं उनको ये चीज ध्यान में रखना है, एक तो कि वो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के एक्सरसाइज कर रही हैं, उनके शूज कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, शूज स्लिपरी नहीं होना चाहिए, जिस फ्लोर पे कर रहे हैं वो भी स्लिपरी नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। एक, आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखें कि आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पिए, ये नहीं है कि आप डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, फिर आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर सुपरविजन कीजिए ताकि आप उसको गलत तरीके से ना करें। आप अगर एक्सरसाइज सही पोस्चर में करेंगे तभी उसका फायदा है, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो उस एक्सरसाइज को करने का फायदा नहीं है, वो आपको हार्म भी कर सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। आपके रूम का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए सो दैट आप खुद की बॉडी को ओवरहीट नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आपका ब्रीदिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगेन, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए ब्रीदिंग पैटर्न सही होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको फायदा करे। या ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी सुपरविजन में करें, क्योंकि कई बार बहुत सारी वुमेन हमारी कहती हैं कि ऑनलाइन जैसे आजकल बहुत सारे योगा हैं या कुछ है तो हम उसमें कनेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस हरदम यही रहती है कि जो भी एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी में करें, भले ही आप पहले भी एक्सरसाइज कर रहे थे और आप एक्सरसाइज के लिए एक्सपर्ट हैं, फिर भी प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है कि अंडर सुपरविजन करनी चाहिए ताकि आपको मसल इंजरी ना हो और आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। नेहा, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक छोटी सी आपने पहले रेसिपी बताई कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी और हेल्थ कॉन्शियस वाली, मैं कहूँगी हेल्दी रेसिपी बताएं जिससे कि उनको आसानी रहे, क्योंकि आजकल मोस्टली वर्किंग वुमेन है, आपको पता जी है कि टाइम सबका सुबह 8 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक बिजी हो जाता है और 12 घंटे काम करने के बाद बहुत मुश्किल होता है अपने लिए और हेल्दी फूड के लिए ध्यान रख पाना। जरूर मैम। तो एक इजी सी ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ रेसिपी है, सैंडविच है। तो उसमें जैसे अभी हमें कुछ क्रीमी या चीजी खाने का मन हो रहा है तो उसके लिए हमें पनीर और थोड़ा सा दही, जैसे अगर हमने 100 ग्राम पनीर लिया तो उसे 2 या 3 चम्मच दही डालेंगे, साथ में थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च, इन चारों को हम ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेंगे और ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। उसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल के, जैसे कि मान लीजिए आपने टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न या कैप्सिकम, कोई भी सब्जियां डाल के साथ में नमक, काली मिर्च डाल के एक फिलिंग तैयार कर लें। जैसे आप इसको रात को बना के रख सकते हैं, सुबह सैंडविच पे लगाया एंड उसे खा लिया। तो आप इसे एक दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज पनीर है तो थोड़ा बैड हो जाता है एक दिन के बाद। तो ये बहुत इजी रेसिपी है। कहाँ तो आप सुबह सुबह भाग के कुछ बाहर से खाएं, बट उससे बेटर है कि आपने रात को ये प्रिपेयर की करके रखा एंड सुबह खा लिया, तो झटपट बन जाती है। देन एक और जो मुझे काफी हेल्प किया, जैसे मैं बता रही थी कि चाट क्रेविंग्स ऑलवेज होती है, तो मैं मखाना एंड जो भेल के लिए मुरमुरा होता है वो और थोड़े से भुने हुए चने, इन सबको इसे मिक्स करके एक प्रीमिक्स बना के रखती थी। एंड देन जब भी मुझे खाना होता था इवन ऑफिस के टाइम पे, या तो उसे ऐसे ही खा लिया या फिर आप उसके अंदर वही टमाटर प्याज डाल के नींबू नमक डाल के उसको खाएं, तो आपका वो इंस्टेंट जो चाट क्रेविंग्स है वो भी खत्म हो जाते हैं। अब और बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई हैं, अगर कोई देखना चाहे तो जरूर देख सकता है। कलिनरी चेजर के नाम से है। मैं मैसेज कर देती हूँ मेरे चैनल का लिंक, तो अगर आप शेयर कर पाए, जिसको भी देखना हो रेसिपीज, बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज हैं, क्विक रेसिपीज हैं, तो आप अपने जो बाहर के खाने का जो क्रेविंग है उसको छोड़ के अगर ये रेसिपीज अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे हमने बताया कि पानी भी हमेशा हमें पीना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट, पानी और फिर उसके ऊपर अगर फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी रेसिपी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी पनीर वाली। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप छोटी छोटी प्रिपरेशन रात में करके रख लेंगे तो अगले दिन के लिए आपको आसानी रहेगी। अब जैसे कि समर आ रही है और हम कहते हैं कि हाइड्रेशन रखना चाहिए, कई बार प्रेगनेंसी में प्लेन पानी पीने का मन नहीं होता है, तो इस वजह से भी लोगों का फ्लूइड इंटेक कम हो जाता है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि आप पानी में कई बार नींबू डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, और फिर ये वाला पानी आप पी सकते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। डॉक्टर पूजा, आप प्लीज बताएंगे कि ये के क्वेश्चन भी आया हमारे पास कि कैसे पता चलता है कि क्या वार्निंग साइन है जो किसी वुमेन को पता चलेंगे कि भाई हम वो लेबर में जाने वाली है। व्हाट आर द वार्निंग साइंस टू शो दैट शी इज गोइंग टू लेबर?
तो जब लेबर पेन स्टार्ट होने वाला होता है, एक तो इसका स्टार्ट का टाइम ज्यादातर 37 हफ्ते के बाद, 37 वीक्स के बाद है, लेकिन कभी जल्दी भी आ सकता है, जिसे हम अगर 36 हफ्ते से पहले हो तो प्रीटर्म लेबर कहते हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट होता है तो उससे कुछ दिन पहले कुछ लेडीज ऐसा नोटिस कर पाते हैं कि जो बेबी है वो पेल्विस में डिप डाउन कर दिया है। इस सिचुएशन में उनको थोड़ा सा बेहतर लगता है, जो उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी या ऊपर की तरफ लंग्स की तरफ बहुत वजन पता चल रहा था, बहुत प्रेशर पता लग रहा था, सडनली वो ईज ऑफ हो जाता है। ये सिचुएशन, इसे हम बोलते हैं लाइटनिंग, और ये कई बार कई लेडीज इसको कर पाती है महसूस। इसके अलावा जब लेबर पेन शुरू होने वाला होता है तो इरेगुलर टाइटनिंग टमी में हल्के दर्द के साथ आ सकती है। इसको हम प्री लेबर या फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। लेकिन इस तरह का जो है पेन, ये थोड़ी देर रेस्ट करने से या आराम करने से या थोड़ी देर में चला जाता है। इसके अलावा कुछ लेडीज नीचे से डिस्चार्ज कंप्लेन करते हैं, जो कि स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें थोड़ा सा मिक्स्ड विद ब्लड, ब्लड का एलिमेंट हो सकता है। इस डिस्चार्ज को हम जैसे सर्वाइकल म्यूकस प्लग एक्सपल्शन या रॉ भी कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ लेडीज ऐसा फील करते हैं कि जो है थोड़ा सा डिस्चार्ज है वो नीचे से वाटरी हो गया है, या थोड़ा सा जैसे ब्लड क्लॉट तक की तरह छोटा सा खून का थक्का उनको ब्लड मिक्स विद म्यूकस नीचे से पास हुआ है। तो ये कॉमन एक सिम्टम्स है जो हमें बताते हैं कि या तो लेबर स्टार्ट हो रहा है या होने वाला है। इसके अलावा जो लेबर का दर्द आता है वो टमी में भी शुरू हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में, या फिर बैक की तरफ शुरू हो सकता है। कई बार वो थाइस की तरफ रेडिएट करता है। जो ट्रू लेबर पेन है वो रिदमिक है, अकरिंग एवरी 5 या 10 मिनट में या 20 मिनट 15 मिनट में। जबकि जो फॉल्स लेबर पेन है, जो कि सही वाला लेबर पेन ट्रू लेबर पेन से पहले शुरू होते हैं, वो प्रिपेयरेटरी पेन्स हैं जो तैयार कर रहे हैं बॉडी को फॉर द ऑनगोइंग लेबर। ये इरेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस हैं जो थोड़ी देर में चली जाती। तो इस तरह से लेडीज को ये आइडिया लग सकता है कि वो लेबर में जाने वाले हैं या जा रहे हैं। बट अगेन आई वुड स्टिल से, वेन एवर इन डाउट, आप कोई भी ऐसा सिम्टम देखें जिसमें आप ये ना समझ पाए कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है या फिर कहीं कुछ गलत तो नहीं, तो डेफिनेटली जरूर अपने डॉक्टर से मिलें या अपने हॉस्पिटल में जरूर एक बार विजिट करें। या डॉक्टर पूजा, ये बहुत अच्छी जानकारी है जो हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को हेल्प करेगी जानने में कि कब ट्रू लेबर शुरू हो रहा है। डॉक्टर पूजा, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हो गई बात हमारे लेबर की, और कि कब हम पता चलेगा कि लेबर में जा रहे हैं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या वार्निंग सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके ऊपर या जिनकी वजह से हम कहते हैं कि पेशेंट को, कि आपको फौरन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो कुछ सिम्टम्स हमारे लिए रेड फ्लैग हैं, मीनिंग कि फौरन अगर वो सिम्टम आए तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर रात का समय है तो इमरजेंसी में जाइए। तो कुछ सिम्टम इनमें से हैं, एक तो अगर नीचे से किसी भी तरह की ब्लीडिंग है, या वाटरी पानी, बिल्कुल पतला पतला पानी जैसे कि टैप खुल गया हो इस तरह, तो ये सिचुएशन हमें बताती है कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हुए और पानी नीचे से निकल गया है। ऐसा कुछ भी हो तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा एक सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से लिवर का स्लगिश होना। इस सिचुएशन में सडनली बॉडी में इचिंग आना शुरू होता है। ज्यादातर ये इचिंग हैंड्स और सोल्स से या फिर हाथों और पैरों से शुरू होती है और धीरे धीरे कर कर पूरी बॉडी में फैल जाती है। कभी कभी ये इचिंग इतनी सीवियर, इतनी बैड हो सकती है कि बिल्कुल ना तो लेडीज रात को सो पाती है ना कंफर्टेबल होकर बैठ सकती है। तो अगर इस तरह की इचिंग का वो सामना करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड सिग्नल है कि फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर वो किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील करें, चाहे वो पेट में दर्द है, चाहे बहुत ही अनबियरेबल बैक एक है या लेग्स में एक है, या फिर उनको सडनली बहुत कम काम पर या बैठे बैठे ही ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस चल रहा है, तो ये भी एक रेड सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा कुछ सिचुएशंस, खास सिचुएशंस में अगर लेडी को अपनी धड़कन खुद पता चल रही है, अगर उन्हें डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, अगर वो खड़ी होती हैं जैसे बैठे हुए पोजीशन से और उन्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे चारों तरफ घूम रहा है, मुझे डिजीनेस हो रही है, ये सभी सिचुएशंस भी रेड फ्लैग्स हैं। इसके अलावा अगर उन्हें हेडेक है या कानों में जैसे घंटी के बजने का जो एक सिम्टम है वो आ रहा है, या फिर अपर टमी में स्ट्रॉन्ग पेन है, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखाई देना, या फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देना, ये सब भी अच्छे साइन नहीं है। कभी कभी ये साइन हमें ये बताते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है और हमारे बॉडी सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहा है। तो इन सारे सिम्टम्स में इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सूजन आ जाए पैरों में,
या हाथों पैरों में के अलावा फेस पर भी सूजन आ जाए, तो इन सभी सिचुएशंस में जरूर अपने डॉक्टर से फौरन मिल लीजिए। इसके अलावा ये तो मैंने एक लिस्ट दी उन सिम्टम्स की जो ठीक नहीं है। कुछ भी आप ऐसा फील करें जो नॉर्मल नहीं मालूम होता, जो आपके साथ कुछ नया हो रहा है, या जिस चीज को आप समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि रिड्यूस मूवमेंट्स, अगर आपको बेबी मूवमेंट कम पता चले, क्या एक्सेसिव मूवमेंट, बहुत जरूरत से ज्यादा मूवमेंट, इन सिचुएशंस में भी आपको डॉक्टर के पास फौरन मिलना चाहिए। या पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी, अगर ये तो सारे सिम्टम्स हैं जो कि यूजुअली आपको दिखते हैं, लेकिन अगर कभी भी आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपको समझ में नहीं आ रही, या आपको लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल टू यू, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो एंड कंसल्ट डॉक्टर। घर में ना बैठे और कृपया जाएं अपने डॉक्टर से सलाह लें। आज हमारे बीच में है चेतना, जो हमारी पुरानी पेशेंट है। हाय चेतना। और हेलो मैम। हमने चेतना से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे इस एपिसोड में ज्वाइन करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे दूसरे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो इट्स एन ऑनर मैम, थैंक यू सो मच। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी तो आपको पता ही है, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। यस मैम, मेरा कार्डिक सीन था, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। आई हैव गॉन थ्रू माइटल वॉल्व रिप्लेसमेंट एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व रिपेयर। और मतलब यही था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो थी ही बहुत ज्यादा, तो मैंने कंसीव कर लिया। देन आई गॉट टू नो अबाउट यू प्रीति मैम। तो क्योंकि मेरी हार्ट सर्जरी भी मेदांता में ही हुई है, तो डॉक्टर्स वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो आपसे मिलने के बाद मेरा ये रहा कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ रही, और आपने मुझे सारे कॉम्प्लिकेशन, सारे ट्रीटमेंट्स, कैसे मुझे अपना ध्यान देना है, क्या मेरे लिए एक वार्निंग साइंस है बीइंग अ कार्डिक पेशेंट, कहाँ पे मुझे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कब मुझे हॉस्पिटल आना है, तो ये सब चीजें आपने मुझे जो समझाई, और जिस तरीके से आपने और पूरी टीम ने आपकी मुझे समझाई, और जिस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया मेरी प्रेगनेंसी को, इट वाज सच अ स्मूथ फेस। मतलब मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बिल्कुल ही नॉर्मल प्रेगनेंसी है। मैं कहीं से भी, मेरा कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, आई एम प्रीटी नॉर्मल, और मैं मतलब बिल्कुल नॉर्मल चल रही हूँ। तो बढ़िया। वही एक्सपीरियंस मेरा डिलीवरी के टाइम भी रहा मैम। जिस तरीके से ईशा मैम ने पूरा कंसोल किया, और उस टाइम पे आई वाज सो नर्वस एंड आई वाज सो लाइक आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ईशा मैम ने जिस तरीके से सारी सिचुएशन हैंडल की, बाकी नेहा मैम, बाकी सारी आपकी टीम, यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू चेतना। पर यस मैं मैम। ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप भी बहुत हमारे सजग पेशेंट्स में से हैं, क्योंकि आप अपना ख्याल खुद रखती हैं एक एक चीज का। कई बार ऐसा होता था कि मैं भूल जाती थी कोई इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट दिखाने, जी लेकिन चेतना दिखा देती थी कि मैडम ये वाला टेस्ट ये कराया था, ये वाला टेस्ट कराया था, ये रह गया था, ये रह गया था। जी तो जी। विच इज अ गुड थिंग, यू नो। तो इसकी वजह से ये एक मैसेज है हमारा सारे ऑडियंस को कि हर किसी को अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार होना चाहिए। मतलब डॉक्टर्स तो है ही हेल्प करने के लिए, बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू आर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। थैंक यू चेतना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना Thank you चाहूंगी, so आपने थोड़ा much, वेट ma'am. किया। Thank you so much, ma'am. It's an honor. Thank थैंक you यू to वेरी the मच फॉर whole ज्वाइनिंग। team. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. प्रीतिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि वेन एवर द लेबर स्टार्ट, तो आर देयर एनी पोजिशंस विच कैन बी ट्राइड टू ईज द लेबर डिस्कम्फर्ट एंड हेल्प प्रोग्रेस ऑफ लेबर? राइट। सो जब भी आप लेबर में जाते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका लेबर स्मूथली प्रोग्रेस करेगा। मोस्टली लोग लेटे रहते हैं थ्रू आउट लेबर, लेकिन लेटना नहीं है आपको। आपको कुछ पोजीशंस है, कुछ एक्सरसाइज करनी है जो आपको बेसिकली लेबर के टाइम में करनी है, जिससे आपका लेबर और जल्दी प्रोग्रेस करेगा और स्मूथली जाएगा। आप वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप नीलिंग भी कर सकते हैं विद वॉल सपोर्ट। आप हल्का सा अगर नील करेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे, तो वो आपको लेबर में हेल्प करेगा। हमारे पास बर्दिंग बॉल आती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उस बर्दिंग बॉल पे बैठ के कुछ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। वो बर्दिंग बॉल काफी कंफर्टेबल है। ड्यूरिंग लेबर अगर आप उस पर बैठ के कुछ लाइट मूवमेंट्स भी करेंगे, वो आपके लेबर को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं जो एक्चुअली हेल्प करते हैं।
वो भी अंडर सुपरविजन एंड अंडर असिस्टेंस ही करना है आपको ड्यूरिंग लेबर। बट ये सब अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस मूवमेंट्स लेबर के टाइम ये करेंगे तो ये आपके लेबर को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा एंड आपका पेन भी ईज आउट करेगा। या तो स्क्वाट से तो एक्चुअली आपका पेल्विक एंगल जो है, हाँ जी, बोन जो है, दैट ओपन्स अप। एंड ये हमने भी बहुत बार नोटिस किया है कि बर्डिंग बॉल जो है वो इनिशियल फेजेस और मिड लेबर तक आपके लिए बहुत अच्छा पेन रिलीफ भी करता है, पेन रिलीफ का काम भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि लेबर में जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम बेड पे रहें, और डिपेंड्स कि आपकी किस टाइप की प्रेगनेंसी है। बट लो रिस्क प्रेगनेंसी में आप आराम से चलना, फिरना, दूसरी एक्सरसाइजेस करना कर सकते हैं। और साथ साथ में जो हमारे स्टाफ हैं, सिस्टर्स हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, ताकि बीच बीच में बेबी की हार्ट की मॉनिटरिंग भी होती रहे। और डॉक्टर्स हैं ये ध्यान रखने के लिए कि लेबर का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। डॉक्टर पूजा, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये तो थी कुछ तरीके जो आप बिना किसी प्रॉपर पेन रिलीफ के यूज करें तो लेबर में आसानी होती है। और हमारे पास क्या क्या पेन रिलीफ ऑप्शन है लेबर में? तो एक ही बहुत जो अच्छा ऑप्शन जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है लेबर पेन रिलीफ का, वो है एपिड्यूरल, या फिर जिसको आजकल पेनलेस लेबर भी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली पेनलेस तो ये भी नहीं, मगर ये 70% तक का पेन रिलीव कर सकता है, जिससे लेबर पेन जो है वो काफी हद तक बियरेबल हो जाते हैं। लेबर पेन नेचर के वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स माने गए हैं। तो जब लेडी हमारे पास लेबर में आती हैं और अगर वो ये मेथड ऑप्ट करना चाहती हैं, तो बैकबोन में, उनकी बैक में जाकर एक हम बहुत पतला सा नीडल लगाते हैं, जिसके थ्रू एक ट्यूबिंग जाती है, और उस ट्यूबिंग के थ्रू जो पेन रिलीफ मेडिकेशन है वो एज अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, मतलब लगातार वो थोड़ी थोड़ी दवाई उनको दी जाती है। इसके बाद से उनको काफी रिलीफ फील होता है इस पेन से, 70% तक जा सकता है पेन जो है उनका। और थोड़ा सा उनको भी रिलीफ हो जाता है, एंजाइटी रिलीफ हो जाती है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि जब वो एंजाइटी से फ्री होती हैं तो लेबर की प्रोग्रेस भी थोड़ी जल्दी होती है। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है। अगर वो इसके लिए कंसेंट करें, राजी हो, तो पहले से हम उन्हें समझाकर लेबर शुरू होने से पहले, ताकि वो इस बारे में एंशियस ना रहे कि क्या दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। तो एक मेथड हमारे पास ये है। इसके अलावा हम कुछ पेन किलर इंजेक्शंस की भी मदद लेते हैं, उससे भी थोड़ी मदद मिल सकती है पेन रिलीफ होने में थोड़ा सा, जिससे यूट्रस की जो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस है उनका थोड़ा सा पेशेंट को कम पता लगे। तो ये हमारे पास दो बहुत अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा जैसा कि प्रीतिंदर ने हमें बताया, जो तरीके हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जो लमाज क्लासेस से जो मदद मिलती है, उसके लिए प्रीतिंदर हमारी स्पेशलिस्ट है, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ पेन रिलीफ मेथड्स हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं पेशेंट की। या बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने जाना कि नेचुरल लेबर में हम नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। तो मैंने आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, तो एक पर्सनल क्वेश्चन कि आपने लेबर के टाइम में कोई पेन रिलीफ लिया था, और डिलीवरी के बाद कोई टिप्स ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? और ये भी बहुत एंजाइटी रहती है कि प्रेगनेंसी में जितना वेट गेन हुआ है वो डिलीवरी के कितने दिन के बाद खत्म चला जाएगा। क्या क्या एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, क्या रूटीन हम ले सकते हैं कि वो वेट लॉस जल्दी हो जाए? जी मैम जरूर। तो मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल कम सिजेरियन दोनों थी। मेरे को 15 आवर्स तक लेबर पेन हुआ, एंड देन उसके बाद डॉक्टर्स को ऐसा हुआ कि मेकोनियम रिलीज हो गया एंड इजी नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। तो वो दोनों चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है। मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सिजेरियन होने के बाद जो पेन होता है या जो आफ्टर इफेक्ट्स मैंने फील किए वो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं, वो इजी नहीं होते हैं। स्टार्टिंग का 15 डेज तो बहुत ही मुश्किल था, बैठा नहीं जाता था। ब्रेस्ट फीड मैंने स्टार्ट किया अराउंड आफ्टर अ वीक, बिकॉज शुरू के 4 दिन तो मेरा बेबी भी एनआईसीयू में थी, उसको भी इन्फेक्शन था, तो मेरे पास नहीं थी 4 डेज तो। एंड देन उसके बाद शी वाज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, तो उसके लिए भी काफी चीजें की, जैसे या तो
उसको लेटा के अलग अलग पोजीशंस ट्राई किए कि हाँ वो ट्राई करे, बट नहीं हो रहा था। फिर हमने फीडर यूज किया, बॉटल्स कुछ यूज की ऐसी कि उससे वो ब्रेस्ट फीड भी ट्राई करे। तो आफ्टर वीक शी ब्रेस्ट फीड, वो थोड़ा मुश्किल था एक वीक, बट उसके बाद इजी हो गया। उसमें मेरे पेरेंट्स, मम्मी ने बहुत ज्यादा हेल्प की कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उन्होंने सब बताया। एंड मदर इन लॉ ने भी बहुत हेल्प किया, दोनों मेरे पास थी तो अच्छा था कि हाँ दोनों बताने के लिए है। वेट गेन जरूर हुआ था, बट उस टाइम पे मेरे को ये था कि मैं पहले हील हो जाऊं देन वेट पे फोकस करूंगी, बिकॉज जब तक आपकी बॉडी हील नहीं होगी तो आप वेट लूज करके क्या करोगे, कोई भी मतलब नहीं है उसका। एंड देन उस टाइम पे मुझे जो दिया जा रहा था कि हाँ हील करने के लिए घी खाना है तो घी खाया, या फिर उन्होंने जो पंजीरिया दवाई जो बनाई थी वो खाया, सब कुछ खाया मैंने। एक मंथ मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे अपना वेट कंट्रोल करना है या कुछ करना है। जो भी मुझे बोला गया वो सब किया, डॉक्टर्स ने जो बताया सब मैंने वो फॉलो किया कि हाँ आपको इतनी देर बैठना है, इतनी देर उठना है, बहुत ज्यादा बैठा भी नहीं रहना है, चलना भी है आपको, धीरे धीरे कोशिश करनी है। देन मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू भी हुआ था उसके बाद, तो वो भी उन्होंने बताया कि ये चीज खाना है या ये चीज, या जैसे कुछ एक पर्टिकुलर फ्रूट्स उन्होंने बोले कि बनाना है या एप्पल नहीं खाना है, या आप अपनी डाइट में लिक्विड ज्यादा प्रेफर करें, तो वो चीजें मैंने ली। एंड देन आफ्टर अ मंथ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। एंड देन उसके बाद वही मैंने अपना पहले वाला ही जो खाने का मेरा रूटीन था कि मुझे अपने हर एक मील में प्रोटीन इंक्लूड करना है, प्रॉपरली हाइड्रेट रहना है। तो जैसे प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए मैं मोस्टली दाल खाती थी, या जो हमारे बीन्स होते हैं वो लिया, या पनीर लिया, दूध लिया, ये सब इंक्लूड करती थी। एंड देन कोशिश करती थी कि दिन का एक मील मेरा लाइट हो, जैसे कि मोस्टली डिनर में जैसे सूप हुआ या दलिया खिचड़ी हुआ या ओट्स हुआ, ये सब इंक्लूड करती थी। और फिर धीरे धीरे मैंने आफ्टर 3 मंथ्स डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट किया। टाइम लगा वेट कंट्रोल होने में। आफ्टर 5 मंथ्स मेरा वेट वापस जो प्री प्रेगनेंसी वेट था मेरा वो वेट आ गया। अभी भी स्टमक बल्ज है, नहीं उतना पेट अंदर गया है, तो उसके लिए धीरे धीरे एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। बट आप एकदम से स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं बोले कि दूसरे दिन मुझे वेट कंट्रोल करना है या मुझे वापस अपनी शेप में आना है, वो एकदम से नहीं होगा। मैं तो मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि पहले बॉडी हील कर जाए अपना जितना भी, क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी, तो पहले वो स्टिचेस वगैरह सब हील कर जाए तो उसके बाद ही केयर करें। आई गेस नॉर्मल में भी शायद स्टिचेस लगते हैं, तो आप पहले उससे हील हो जाएं, फिर आप जाके देखें कि आपको बॉडी का वेट कंट्रोल करना है या क्या देखना है। या बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेबर और डिलीवरी आसान नहीं है, और हर प्रेगनेंसी और हर डिलीवरी सेम नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट की हेल्प के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्मूदन आउट किया जा सकता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली सभी का ट्राई होता है कि नॉर्मल के लिए ट्राई करें, इसलिए हम थोड़े लिबरल होते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं ट्राई करने के लिए। अ, है ना, करेक्ट डॉक्टर पूजा? और ये एडवाइस सही है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है जैसे कि आपके अंदर थी, तो आपका वेट जो है वो जरूर लूज होगा। लेकिन जो 6 वीक्स पोस्टमार्टम जो बनाए गए हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो उस समय हम नहीं एडवाइस करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, और उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस से आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और ये हर लेडी का डिटर्मिनेशन होता है दैट अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आपका वेट जो है वो जरूर लूज होगा और आप अपनी प्री प्रेगनेंसी वेट पे जरूर पहुंचेंगे। जैसा कि नेहा ने आपको बताया कि नेहा ने अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद 3 मंथ्स के बाद ही शुरू करी एक्सरसाइज, और रफली 5 to 6 मंथ्स में आप अपने नॉर्मल वेट पर आ गए नेहा, है ना? या यस। या प्रीतिंदर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया था कि ब्लॉसम के अंदर हमारे पास लमास क्लासेस भी हैं, तो ये लमास क्लासेस क्या है एंड व्हाट डज इट इन्वॉल्व? सो बेसिकली लमास क्लासेस क्या है कि इसमें हम आपको और आपके पार्टनर को गाइड करते हैं अबाउट वेरियस मेथड्स, जिसमें हम आपको पहले तो लेबर के बारे में गाइड करते हैं कि लेबर होता क्या है, पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिर कि आप लेबर में क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका पार्टनर कैसे आपको हेल्प कर सकता है ताकि आपका लेबर स्मूथली प्रोग्रेस करे, जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं और भी क्या क्या चीजें हैं जो कि बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो आपके लेबर को ईज आउट कर देंगे। आप अपना लेबर एक्चुअली इंजॉय भी कर सकते हैं।
तो हम ऐसे गाइड करते हैं कि वो लेबर एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन उसको हम आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि आपका लेबर स्मूथली जाए और आप अपने पार्टनर के साथ उसको एंजॉय कर सकें। लमाज में हम आपको बेबी केयर भी बताते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे पूरा गाइड करते हैं। जैसा आपने बताया कि आपका बेबी नीकू में था, उस केस में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके बेबी को डे 1 से ही प्रॉपर फीड मिल सके। अगर आपका सिजेरियन हुआ है या जो भी कंडीशन है, हर कंडीशन में आप किस तरीके से बेबी को फीड कर सकते हैं ताकि आपको कोई चैलेंज ना है, बेबी को भी डे 1 से ही ब्रेस्ट फीड मिले। ये सब चीजें हैं जिसके लिए हम आपको गाइड करते हैं, और पोस्टनेटल वेट लॉस के लिए भी गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है और कब से एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो ये लमास क्लासेस लो रिस्क प्रेगनेंसी जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, या फिर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिनमें कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी, तो उन दोनों कैटेगरी के लिए हो सकती है? ये दोनों कैटेगरीज के लिए हो सकती है। हम दोनों कैटेगरीज में अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं आप क्या क्या करना है। और सबसे अच्छी बात है कि हम पार्टनर को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो पार्टनर की भी ट्रेनिंग होती है कि लेबर के टाइम क्या एक्सपेक्ट करें, दैट व्हाट द वुमन इज गोइंग थ्रू, और फिर उसके बाद आफ्टर डिलीवरी आप बेबी की कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू प्रीतिंदर। डॉक्टर पूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई फर्दर टिप्स वुमेन के लिए कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है और लेबर या डिलीवरी के लिए? तो थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, ईट हेल्दी। अगर एक्सेसिव वेट गेन होगा, खाना अनहेल्दी है, अगर शुगर्स बढ़े हुए हैं, तो इन सब सिचुएशंस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तो कम होते ही हैं, साथ में वैसे भी मदर और बेबी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आपके डॉक्टर से जरूर गाइडेंस लीजिए रिगार्डिंग हेल्दी ईटिंग। इसके अलावा एक्सरसाइजिंग अंडर योर डॉक्टर्स गाइडेंस, अंडर योर एंटीनेटल फिटनेस स्पेशलिस्ट, adequate exercise meaning 30 minutes every day or 45 minutes every day with one of the days in a week as a break. इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूंगी, एंजाइटी छोड़कर खुश रहना, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। क्योंकि अगर वो खुश है तो वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स, पॉजिटिव फीडबैक ही बच्चे को भी जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव एंड नॉट बीइंग एंशियस। Do involve your family, your partner in your pregnancy journey. अगर आपको मूड चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है प्रेगनेंसी जर्नी का। कुछ लेडीज मेंटली इतना साउंड नहीं महसूस करते, उनको बहुत मूड चेंजेस, कभी कभी बेवजह रोना, ये सब बातें आए तो जरूर अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए। सो हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और खुश रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम माय साइड, जरूर अपने चेकअप्स और सभी तरह के जो आपके टेस्ट है उनमें टाइम से जरूर जाना चाहिए। आपके डॉक्टर का सुपरविजन आपके और आपके बेबी के लिए बहुत जरूरी है, तो जरूर अपने चेकअप्स के लिए रेगुलरली जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम अपने व्यूअर्स को या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो जिसके ऊपर वो डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज हमें मैसेज कर दें। और प्रीतिंदर, एक छोटा सा टिप हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। मेरी तरफ से व्यूअर्स के लिए यही टिप है कि स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी की सुने, और यू शुड एक्चुअली लिसन टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली मूव, टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको कहीं पे कोई डिस्कम्फर्ट भी लग रहा है तो अपनी बॉडी की सुने और अपने डॉक्टर से मिले, बात करें। But otherwise, make sure that you are active and you are well informed, especially during your pregnancy. And at the end, make sure that you are happy because only happy mothers make happy babies. So make sure you are happy. Very well said, Pritinder. एक छोटी सी टिप नेहा से जान लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरी तरफ से टिप यही है कि जैसे मैम ने बोला, खुश रहो। खुश रहना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा होता था कि काम करते 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 अगर थोड़ा सा काम वर्कलोड ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस हो जाता था, तो उसके लिए मैं उसी टाइम काम को छोड़ के बालकनी में जाके खड़ी रहती थी और आसपास लोगों को देखती थी, तो उससे जो वो स्ट्रेस वाली चीज है वो कम हो जाती थी। प्लस उसी टाइम एक घुट पानी पिया, या जो खाने में अच्छा होता है जैसे कुछ नट्स या सीड्स आपके पास रखे हैं वो खाया, तो उससे जो आपका एक इंस्टेंट स्ट्रेस है वो रिलीफ हो जाएगा, और वो मेरे लिए बहुत काम किया
that going to the balcony and seeing people. That was good. Yeah. Yeah, it's very important to keep your mood good. It's very important to keep yourself hydrated. एंड हमारे साथ हमारी एक पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट है जो कनेक्टेड है। अच्छा, उनसे हम अगली बार कनेक्ट करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मंथ 12 अप्रैल फ्राइडे फैक्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय एक्सपर्ट। थैंक यू।